हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है, इसका जो टॉपिक है वो है कृषि पद्धतियाँ। हमारे जो सीटेट का एग्ज़ाम है ईवीएस का, इसमें पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है? तो टॉपिक क्या है? कृषि पद्धतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं और ये सारी चीज़ें मैंने एनसीईआरटी की बुक से ली है, ठीक है? तो ये सारी जानकारी क्या है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और इन्हीं सब में से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन आता है आपके सीटेट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे, ये इतना छोड़ देते हैं। देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फसल किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो मतलब एक ही किस्म के पौधे को किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। मतलब कि एक ही किस्म का पौधा कोई हो और एक स्थान पर बड़े पैमाने में क्या किया जाए? उगाया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? फसल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फसल कहलाएगा। अब देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अब भाई देश इतना बड़ा है तो हर जगह अलग-अलग टेम्परेचर और मौसम ये सब हैं। जो है मतलब तापमान, मौसम, बारिश, ये सारी चीज़ें हर जगह अलग-अलग है, तो पौधे भी अलग-अलग तरीके के उगाए जाते हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बाँटा जाता है। वैसे तो 3 में है, लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पर बताया गया है कि 2 हैं। कौन-कौन से? खरीफ की फसल और रबी की फसल 2 बताया गया, और एक जायद की फसल होती है जो कि उसमें उगाई जाती है। जायद की फसल जो है ये बरसात के मौसम में उगाई जाती है, जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, सब्जियां हो गई, ये सारी चीज़ें ये जायद की फसल में आती हैं। तो यहाँ पर मोटे तौर पर बताया गया है कि फसलों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार है खरीफ की फसल और जायद की फसल, सॉरी, रबी की फसल। खरीफ की फसल और रबी की फसल। अब खरीफ की फसल कौन सी है? तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। कौन सी फसल? जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है उन्हें कहते हैं खरीफ की फसल। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, और इसमें जो खरीफ की फसलें हैं उन्हें हम देख सकते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो जून से सितंबर, ये ध्यान रखना है। क्या? जून से सितंबर। फसल कौन कौन सी है? तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब खरीफ की फसल है। यही चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ से। ये कौन कौन सी? जून से सितंबर। और फसल कौन कौन सी है? तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि, ये सब खरीफ की फसल है। अब हम रबी की फसल की बात कर लेते हैं। तो शीत ऋतु में, मतलब ठंडी के मौसम में, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, मतलब अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च में इसको काटा जाता है। अक्टूबर मार्च लास्ट तक इसको फसल को काट लिया जाता है, में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी आ गई? तो गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल के उदाहरण है। अब ये रबी की फसल जो है कब बोई जाती है? तो अक्टूबर से मार्च, मतलब अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च में काटी जाती है। माफ करिएगा। और फसलें कौन कौन सी हैं? तो गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी, ये क्या है? रबी की फसल है। ठीक है। अब ये जो इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। जैसे कि हम बात कर लें, ये ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, और जैसे कि आप देखते होंगे गर्मियों के मौसम में ये जो ज़्यादा पानी वाले होते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती है। तो ये सब इसमें गर्मियों के में आ जाएंगे। जायद में हम इसको लेंगे कि सब्जियां हो गई, और ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सब अगर पूछा जा रहा है तो ये हमारी जायद की फसल है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो कृषि विधियां हैं, तो इसमें से सबसे पहली विधि जो है, कृषि विधियां कई सारी हैं। अगर हम इनकी बात करें कि कौन पहले आएगा कौन बाद में, तो कृषि विधियों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब कि अगर हमें कृषि करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमें खेत में कुछ बोना है, ठीक है।
किसी चीज़ किस फसल की बुआई करनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी जब तैयार हो जाएगी उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसमें बीज बोएंगे। बीज बो देंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसमें खाद या उर्वरक देंगे, ठीक है। और फिर सिंचाई करेंगे, ठीक। मतलब ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में होती हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले बीज को बोने के लिए उस मिट्टी को तैयार किया जाएगा। मिट्टी तैयार हो जाएगी तो उसके बाद में हम क्या करें, बीज की बुआई करेंगे। बीज की बुआई कर देने के बाद में हम क्या करेंगे, एक टाइम आएगा जब उसमें हम खाद बोएंगे। खाद बो देंगे, उसके बाद में फिर हम सिंचाई करेंगे। सिंचाई किए उसके बाद में जब फसल के साथ तो कोई अनावांछित मतलब कि बिना काम के पौधे उगाए छोटे छोटे प्राकृतिक रूप से, तो उनको क्या करेंगे, हम खरपतवार से सुरक्षा करेंगे, मतलब खरपतवार को हटा देंगे, जिससे जो मुख्य फसल हमारी है वो अच्छे से क्या होगी, बढ़ पाएगी, मतलब कि अच्छे से उसको पानी और प्रकाश मिल पाएगा, खाद जो बोया गया वो मिल पाएगा, ठीक है। जब फसल पक जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, कटाई करेंगे। कटाई करेंगे उसके बाद में उसके थ्रेसिंग वगैरह करेंगे, फिर भंडारण करेंगे। भंडारण क्यों करेंगे, क्योंकि आगे हम उसका उपयोग कर सकें और चूहे नमी से बचा सकें। तो इतने प्रोसेस होंगे और इन सारे प्रोसेस को हम क्या करेंगे, देखेंगे इस वीडियो में। तो पहली प्रोसेस हमारी क्या है कृषि पद्धति में, तो पहली है कि मिट्टी को तैयार करना, और मिट्टी को तैयार करने के लिए जो हम औजार का उपयोग करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फसल उगाने के लिए सबसे पहले हम खेत की जुताई करेंगे। क्या करेंगे, खेत की जुताई करेंगे। अब जुताई करने के लिए क्या किया गया है, कई सारे औजारों का उपयोग किया गया है। कुछ पारंपरिक हैं, कुछ आधुनिक हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले हम हल की बात करेंगे, जो कि पारंपरिक है, हमारा पारंपरिक औजार है। हल जो है ये प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है। हल जो मतलब जो गांव से होंगे उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि हल किसे कहते हैं या कैसे क्या होता है। तो जो हल होता है इसमें क्या होता है कि इसमें हल में ये आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या है, यहाँ पर एक लोहे का ऐसे लगा होता है, ठीक है, ऐसे। तो ये लोहे का बना होता है और ये इसकी नोक निकली होती है, ये क्या करता है, मिट्टी को फाड़ता है, ठीक है। इसे हम फाल कहते हैं, क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। और ये जो होता है ये लकड़ी का बना होता है। ये आप देख सकते हैं, ये लंबा वाला जो यही है ये वाला। और ये बैलों पर ऐसे बांध दिया जाता है, ठीक है, दो बैलों पर। और ये पीछे इसके आप इसमें दिख नहीं रहा, ये हत्था होता है और ऊपर इसको हत्था बोलते हैं, और ऊपर ऐसे मुठिया टाइप की लगी होती है, मतलब पकड़ने के लिए जो बना होता है उसे मुठिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूछा गया है एक बार आपके एग्जाम में कि जो यहाँ पर ये जो नीचे जो लोहे का लगा होता है, शंकु आकार का होता है, शंकु आकार का नहीं, तिनकोना ऐसे होता है, तो इसे कहते क्या है, तो इसे फाल कहते हैं। क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। अगर इसकी हम संरचना की बात करें तो ये लकड़ी का बना होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, बैल की जोड़ी अथवा ऊंट या घोड़े की सहायता से इसको खींचा जाता है। इसमें लोहे के मजबूत तिकोने, मैंने आपको बताया कि 3 कोण वाला होता है, जैसे त्रिभुज हमारा होता है ऐसे, ऐसे लगा होता है, ये जो है ये, ठीक है, इस तरह होता है। और ये किसका बना होता है, लोहे का बना होता है। यहाँ से क्वेश्चन बना गया, इसीलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। इसको हम फाल कहते हैं, ठीक है। मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। हल का जो मुख्य भाग होता है वो लंबा, मतलब ये जो है ये इसका मुख्य भाग है, लंबा होता है और लकड़ी का बना होता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हल्स बोलते हैं, लिखा भी गया है, क्या बोलते हैं, हलस बोलते हैं, सॉरी फलस बोलते हैं, फल हलस है, माफ़ करिएगा, हलस है, हलस। इसको क्या कहा जाता है, हलस कहा जाता है। तो अब इसका हम देख लेते हैं कि इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग हम करते कहाँ पर हैं। तो इसका उपयोग जो है जुताई करने के लिए, खाद मिलाने, और जैसे मैं हमने क्या किया, खाद में खेत में खाद को छिड़क दिया, ठीक है। तो अब ऊपर ऊपर रह गया, जब तक उसमें हम जुताई नहीं करेंगे तो वो मिलेगा नहीं मिट्टी में, ठीक है। तो इसका कार्य होता है खाद मिलाने और खरपतवार निकालने के लिए। जब हम गुड़ाई कर जब हम क्या करेंगे, खेत जोतेंगे, तो जितने भी उसमें खेत में पौधे या खरपतवार उगे होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जब वो मिट्टी से ऊपर आ जाते हैं तो धूप लगती है, सूख जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है खरपतवार निकालने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं ये 2 बैल क्या कर रहे हैं, हल को खींच रहे हैं, और ये जो सारे खरपतवार है ये इसमें निकल जाएंगे और सूख जाएंगे, ठीक है।
कुदाली, तो इसका उपयोग हम मिट्टी को पोला करने के लिए करते हैं। किसके लिए? जिससे मिट्टी क्या हो जाए, पोला मतलब कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, ठीक है। जब भुरभुरी हो जाएगी तो उसमें जो मतलब कि हवा और जो सूर्य का प्रकाश ये भी आसानी से अंदर जा पाएगा, ठीक है। और खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। संचालित कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। कल्टीवेटर, हाँ। अब अगला हमारा है कल्टीवेटर। तो आजकल ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। अब कल्टीवेटर का उपयोग करने से क्या होता है कि श्रम और समय दोनों की बचत होती है। मतलब कि जब हम देखिए, जब इससे हम बैल से जुताई करेंगे, हल से, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जो किसान होता है वो काफ़ी थक भी जाता है। लेकिन ट्रैक्टर से क्या होता है कि मतलब कि इसमें समय भी कम लगता है और श्रम भी नहीं लगती है ज़्यादा। अब पहला तो हो गया खेत तैयार करना। अब हम क्या करेंगे, बुआई करेंगे बीज की। हम अब हमारा हो गया खेत तैयार। अब हम क्या करते हैं, बीज की बुआई करते हैं। तो मिट्टी तैयार होने के बाद अगला जो महत्वपूर्ण चरण है वो है बुआई करना। अब इसमें ध्यान देने वाली बातें कौन सी हैं? तो ध्यान देने वाली बात ये है इसमें कि बीजों का चयन, मतलब कि जब हमें क्या करना हो, बीज बोना हो, तो सबसे पहले हम बीज का चयन करेंगे। बीज किस प्रकार का होना चाहिए? तो बीज हमेशा साफ, स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम मरियल सा और मतलब कि और सारे अगर साफ नहीं होगा, मतलब कि बीज के साथ और सारे कई बीज होंगे किसी भी चीज़ के, तो क्या होगा कि उसमें खरपतवार कुछ ज़्यादा ही आ जाएंगे, ठीक है। तो उससे आपकी जो मुख्य फसल होगी वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि हमें स्वस्थ बीज लेनी है और उच्च गुणवत्ता वाली लेनी है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी बीज होगी उतनी अच्छी आपकी फसल भी होगी। तो तो हमें चयन किस प्रकार करना है? साफ बीज लेना है, स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाले बीज खरीदने हैं हमें। उचित गहराई और दूरी, बीजों को सही गहराई पर एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर बोना चाहिए, ताकि उन्हें पर्याप्त सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व, पानी मिल सके, ठीक है। ये भी हमें ध्यान बुआई करते समय हमें क्या ध्यान देना है कि जो बीज की दूरी है और गहराई है वो क्या हो, समान हो और उचित हो, ठीक है। दूरी समान हो, गहराई उचित हो। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और पानी उनको अच्छे से मिल सकेंगे जितनी उनको ज़रूरत होगी, ठीक है। अब बीज बोने के परंपरागत परंपरागत औजार क्या है, मतलब ट्रेडिशनल टूल्स हमारे कौन से हैं बीज बोने के? तो पहला हमारा है ये कीप वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, ये भी आप यहाँ देखेंगे तो आधा आपको ऐसे लग रहा होगा कि हल ही है। हल, ये इतना हल है लेकिन अलग से क्या कर दिया गया है, यहाँ कीप लगा दिया गया है और यहाँ से एक पाइप लगी होती है जो फाल जो हमने बताया था उसके पास में होती है और नीचे से नुकीली नुकीली ऐसे निकला होता है। तो यहाँ से जब यहाँ कीप में बीज डाला जाता है, ठीक है, तो जो इसमें नली लगी होती है पाइप वाली, उससे बीज यहाँ आके इसमें गिरते हैं। तो जो बीज की जो दूरी होती है वो समान होती है और गहराई भी क्या रहती है, जितनी होनी चाहिए उतनी रहती है। तो एक ये परंपरागत तरीका है। इसमें एक लोग क्या करते हैं, बैल को हाँकते हैं, मतलब कि जोतते हैं, और दूसरे लोग कीप में बीज डालने का काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम इसकी बनावट देख लेते हैं। तो यह औजार कीप के आकार का होता है। इसमें एक मुख्य कीप होती है जो 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से जुड़ी होती है, ठीक है। कार्यविधि इसकी क्या है? जब बीजों को कीप के अंदर डाला जाता है तो वे इन पाइपों से होकर गुजरते हैं। इन पाइपों के नुकीले सिरे मिट्टी को चीरते हुए बीजों को गहराई में स्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो इनका कार्य क्या है, ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब सीड ड्रिल क्या है? सीड ड्रिल का ये आप इमेज देख सकते हैं, ये भी उसी की तरह है, लेकिन जैसे उसमें 2 या 3 लगे थे, इसमें कई सारे लगे होते हैं। जितने फाल होंगे उनके बगल बगल में इसकी लगे होंगे हमारे जो अभी उसमें बताया गया है ड्रिल लगे होंगे, ठीक है। तो अब इसका हम उपयोग और फायदा सारे देख लेते हैं। तो ट्रैक्टर द्वारा संचालित इस मशीन का उपयोग बीज बोने के लिए किया जाता है। जो सीड ड्रिल है इसे ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है और इसका प्रयोग हम बीज बोने के लिए
करते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होता है कि जो बीज है, इनके बीज की जो दूरी है वो समान होती है और जो गहराई होती है वो निश्चित रहती है। और साथ ही में जो सीड ड्रिल होता है, ये बीज को मिट्टी से ढक देता है। अब ढक देता है तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो पंछी होते हैं उन्हें खा नहीं पाते हैं, ठीक है? और समय और श्रम दोनों बचते हैं। अब जैसे कि अगर मिट्टी से बीज नहीं ढका गया है तो जो पंछी होंगे वो उसको खाने के लिए आएँगे और आप दिन भर क्या करेंगे? उनको बैठकर रखाएँ, मतलब उनको दिन भर भगाएँगे वहाँ से कि भई ना खा पाएँ, जिससे अगर बीज पक्षी खा लेंगे तो फसल ही नहीं आएगी उसमें, बीज ही नहीं रहेगा तो कहाँ से फसल आएगी, ठीक है? तो ये हो गए हमारे बीज के बीज की बुआई और कौन-कौन से औज़ार हैं। अब अगला हम देखते हैं खाद एवं उर्वरक। तो खाद एवं उर्वरक जो है, खाद एवं उर्वरक में अंतर पहले हम देख लेते हैं। तो जो खाद एवं उर्वरक, इसमें अंतर क्या है? तो प्राकृतिक खाद जो है, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा दिया गया है तो आप ऐसे हम देख लेंगे, ठीक है? पहले हम विशेषता, ये हमारी दी गई है, इधर दी गई है विशेषता, ठीक है? यहाँ है खाद और उर्वरक जो है ये है यहाँ दिया गया है। तो पहले हम लोग खाद के बारे में देखेंगे। तो अगर खाद की प्रकृति देखी जाए तो ये क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। जो खाद है ये कैसा है? इसकी प्रकृति कैसी है? तो प्राकृतिक पदार्थ है। इसका निर्माण कैसे करते हैं? तो खेतों में गोबर और पौधों के अवशेषों के विघटन से बनाया जाता है। जो खाद है किस प्रकार निर्माण होता है इसका? तो खेत में गोबर और पौधों के अवशेषों के विघटन से बनाया जाता है। ह्यूमस मतलब नमी। खाद का प्रयोग करने से क्या होता है कि मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। पोषक तत्व, मतलब कि खाद से पोषक तत्व कौन कौन से मिलते हैं? तो इसमें पादप पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस कम मात्रा में होते हैं। इसमें पोषक तत्व कौन कौन से कम होते हैं? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होते हैं, ठीक। अब हम उर्वरक की बात कर लें, जिसे फर्टिलाइज़र कहते हैं। इसे लैब में तैयार किया जाता है। ये मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ है। इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। और खाद का उत्पादन कहाँ किया जाता था? तो जो खाद का उत्पादन हम किससे करते थे? तो गोबर से और पौधों के अवशेष से करते थे। लेकिन इसका उत्पादन फैक्ट्री से किया जाता है, सॉरी फैक्ट्री से नहीं, फैक्ट्री में किया जाता है। इससे मिट्टी की जो ह्यूमस है वो प्राप्त नहीं होती है। खाद से क्या होता था कि मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती थी, मतलब नमी प्राप्त होती थी, लेकिन इससे क्या होता है? ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। तो अब इसके जो केमिकल वाले हैं, मतलब फर्टिलाइज़र, इसका उपयोग करने पर क्या होता है कि फसल को अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं तो भाई फसल भी अच्छी होती है, ठीक है? इसीलिए ज़्यादा उपयोग करते हैं। लेकिन पोषक तत्व जो फर्टिलाइज़र है ये क्या करता है? लगातार इसका यूज़ करने से मिट्टी को बंजर बना देता है, ठीक। अब खाद के लाभ क्या हैं इसको देख लेते हैं। तो खाद का उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता के लिए बेहतर माना जाता है, ठीक है। खाद का उपयोग करने से भले ही फर्टिलाइज़र के यूज करने जितना पैदावार नहीं होता है, लेकिन उससे जो फर्टिलाइज़र का यूज करने से क्या होता है कि उसकी जो मिट्टी, मतलब मिट्टी जो होती है वो बंजर हो जाती है, लेकिन खाद का उपयोग करने से उसकी जो उर्वरकता है वो बनी रहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। तो इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। खाद का उपयोग करने से क्या होता है? मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं फर्टिलाइज़र का, तो जल धारण क्षमता नहीं बढ़ती है उसकी, ठीक है। और खाद का उपयोग करने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे गैस विनिमय आसान होता है। यह मित्र जीवाणुओं जैसे केंचुए की संख्या में वृद्धि करता है। सिंचाई की बात कर लेते हैं अब हम। अब खाद बो दिया गया है तो अब खेत की सिंचाई करना पड़ेगा। तो सिंचाई के बारे में जानते हैं। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। स्वस्थ फसल वृद्धि और मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? तो हमारी फसल स्वस्थ रहे और मिट्टी में नमी बनी रहे, इसके लिए
क्या करेंगे, हम सिंचाई करते हैं। और जब फसल स्वस्थ रहेगी तो भाई उत्पादन भी अच्छा होगा। ठीक, आगे देखते हैं। सिंचाई के हम तरीके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पारंपरिक तरीके देखेंगे। तो ये तरीके पुराने समय से उपयोग किए जा रहे हैं, जिनमें पशुओं या मानव श्रम का उपयोग होता है। ये सस्ते होते हैं, लेकिन इनमें जल की बर्बादी अधिक होती है। जो पहले पुराने ज़माने में जो तरीका प्रयोग किया जाता था सिंचाई के लिए, तो उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती थी और जल की बर्बादी भी अधिक होती थी। अब पारंपरिक जो तरीका है, कौन कौन सा है, तो मोट, घिरनी बोलते हैं, एक चैन पंप है, ढेकली और राहट, उत्तोलक तंत्र बोलते हैं। ये है मोट। आप देख सकते हैं ये क्या है, मोट है। एक कुएं से पानी निकाला गया और उसके बाद में एक जगह पर उड़ेला जाता है और फिर क्या बनाया जाता है। मान लीजिए यहाँ आपका खेत है, देखिए यहाँ आपका खेत है और ये है कुआं। ठीक है, अब यहाँ से पानी निकाला गया तो यहाँ पर बना दिया जाएगा एक नली, मिट्टी की ही, और पानी यहाँ गिराया जाएगा तो ये जाएगा यहाँ। अब ये मिट्टी का ही बना है ना, तो पानी यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी निकल जाएगा, यहाँ भी, और खेत में यहाँ पहुँचेगा पानी। तो ये हो गया मोट हमारा। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है। यहाँ से रस्सी किसी ने खींचा होगा, फिर यहाँ से ये पानी इन्होंने इसमें घड़े में निकाला और यहाँ उलट दिए हैं। अब ये खेत में जाएगा, अब इधर भी जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ऐसे ही होगा। ठीक है, और ये है हमारा, ये भी वही विधि है, आप देख सकते हैं। ये कौन सा, ये चैन पंप, ये देखिए ये है चैन पंप। ठीक है, ये चैन पंप है और ये ढेकुली विधि। कौन सी विधि, ढेकली। ठीक है, तो ये सब पारंपरिक तरीका है। और ये राहट है, इसमें ये देखिए बैल लगा हुआ है यहाँ पे, और इसके ऊपर ये डंडा बांध दिया गया है और यहाँ से इसको किया जा रहा है। अब कोई तरीका होगा इसको खींचने का, फिर ये पानी जाएगा उधर। अब हम आधुनिक तरीके की बात कर लेते हैं। तो इन विधियों से जल की बचत होती है और पौधों को समान रूप से पानी मिल पाता है। ठीक है, अब कौन कौन सी विधि है, तो एक है छिड़काव विधि। इस विधि में पाइपों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब पानी मुख्य पाइप से आता है तो वह नोजल ऐसे निकलता है जैसे बारिश हो रही हो। यह बलुई मिट्टी के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो ये नोजल हो गया, मतलब छिड़काव पद्धति हो गया। अब ड्रिल की अगर हम बात करें, तो जैसा कि आपने बताया कि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। ड्रिप तंत्र है, इसमें क्या होता है कि जल पौधों के जड़ पर बूंद बूंद कर गिरता है। यह फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों के लिए सर्वोत्तम विधि है। कैसा है ये, किसके लिए है, तो फलदार पौधे और बगीचों के लिए सर्वोत्तम विधि। इसमें जल व्यर्थ नहीं होता है, इसलिए यह उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहाँ पानी कम है, क्योंकि जड़ पर ही गिरेगा तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल जाएगी और पानी की बर्बादी भी नहीं होगी। ये इसे हम रहट। ठीक है, सतही सिंचाई, इसमें गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके पानी को खेत की सतह पर फैलाया जाता है। यह सिंचाई सबसे प्राचीन और प्रचलित है। अक्सर अभी भी इसी तरीके से सिंचाई की जा रही है। ड्रिप वगैरह बहुत कम लगे हुए हैं खेतों में। ठीक है, खरपतवार से सुरक्षा, मुख्य फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। किन्हें खरपतवार कहा जाता है, तो मुख्य फसल, जैसे कि हमने मुख्य फसल बोई गेहूँ, अब गेहूं के साथ अन्य छोटे छोटे पौधे और उगाए हैं, तो वो जो छोटे छोटे पौधे अन्य और उगे हैं वो हो गए खरपतवार। ठीक है, क्योंकि उन्हें हमने नहीं उगाया, खुद से उगाए हैं। तो इन्हें हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। ठीक है, जब इन्हें हटाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, निराई कहते हैं। अब खरपतवार नियंत्रण के तरीके कौन कौन से हैं उसे देखते हैं। तो फसल उगाने से पहले खेत को जोतना, ताकि खरपतवार सूखकर मिट्टी में मिल जाए। मतलब फसल को उगाना है जब, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फसल उगाने के लिए मिट्टी तैयार करते हैं। तो जब मिट्टी को जोता जाता है तो वो क्या होता है, मिट्टी से खरपतवार अलग हो जाते हैं और धूप लगती है, फिर सूख जाते हैं और क्या होता है कि वो मर जाते हैं पौधे। और फिर और क्या है कि फूल और बीज आने से पहले हाथ या खुरपी से उन्हें उखाड़ना चाहिए। जो अवांछित पौधे आ गए हैं उनमें फूल ना आए,
फल ना लगे इससे पहले हम क्या करें, या तो हाथ से उसको उखाड़ दें या खुरपी की सहायता से उसको उखाड़ दें। अब खरपतवार नियंत्रण के जो रासायनिक तरीके हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो क्या होगा कि रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिन्हें हम खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D, ये क्या है, ये एक खरपतवार नाशी केमिकल है, ठीक है, उसका नाम है 2,4-D। ठीक है, 2 है एक है 4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। इसी प्रकार ये बनाए जाते हैं कि फसल को न नुकसान हो, केवल खरपतवार ही नष्ट हो। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे, मतलब फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक लोग ये छिड़काव कर रहे हैं, और इससे जो छिड़काव करते हैं अगर उनके आँख और इन सबको क्या होता है, नुकसान भी होता है। अगर उन्होंने क्या किया है, सेफ्टी नहीं की है खुद की, तो उनको दिक्कत भी होती है चीज़ें, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं फसल की कटाई की बात कर लेते हैं। तो कटाई और थ्रेसिंग, पकी हुई फसल को काटना कटाई कहलाती है, और जिसके लिए हम क्या करते हैं, हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं। हार्वेस्टर एक यंत्र है। अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। ये देखिए, ये भी जो कंबाइन है ये भी फसल काटने के ही लिए आती है। इसमें क्या होता है, ये फसल जो मतलब बड़े किसान होते हैं जिनके पास बहुत सारे खेत वगैरह होते हैं उनके लिए ये है। और जो छोटे खेत वाले किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर, मतलब बिनोइंग कर अलग करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये छोटे किसान के लिए है। विनोइंग इसको बोलते, फटकने वाली मशीन। तो ये हो गया। अब भंडारण विधि देख लेते हैं। तो कृषि प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण एवं और अंतिम चरण है। जब फसल की कटाई और गहाई, मतलब कि थ्रेसिंग हो जाती है, तो अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका उचित प्रबंधन आवश्यक है। भंडारण से जुड़ी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। ये देखिए, आप यहाँ फैक्ट्री बनाई गई है भंडारण के लिए। देखिए, आप देख सकते हैं, ये रही। यहाँ यहाँ भी भंडारण किया गया है, और यहाँ भी भंडारण किया गया, बोरी में रख के अनाज को रखा गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि क्या सबसे पहले क्या करेंगे कि फसल में से जो नमी है उसका नियंत्रण करेंगे। तो अनाज को स्टोर करने से पहले उसे धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ठीक है। यदि अनाज में नमी 14% से अधिक होती है तो उसमें कवक और सूक्ष्म लगने का डर होता है। सुरक्षा भंडारण का मुख्य उद्देश्य होता है फसल को चूहों, कीटों, नमी, सूक्ष्म जीवों से बचाना। भंडारण के जो घरेलू तरीके हैं कौन कौन से, तो किसान अनाज को लोहे के ड्रम या जूट की बोरियों में रखते हैं। नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। बड़े स्तर पर अनाज का बड़े पैमाने पर साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है। अब सरकारी सहायता इसमें क्या है, तो भारत में भारतीय खाद्य निगम बड़े पैमाने पर अनाज के भंडारण और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। तो ये हमारी कृषि विधियाँ हो गई, ठीक है। तो इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन तो आपका मिल ही जाएगा। थ्रेसिंग से भी आपका पूछा गया है कि भूसे को अगर बीज को, अनाज को अगर भूसे से अलग करना है तो हम किसका यूज करेंगे, तो थ्रेसिंग का यूज करेंगे। और एक बार पूछा ये गया है, ये ड्रिप तंत्र जो है इसके बारे में पूछा गया है। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये जो खरीफ की फसल, रबी की फसल, ये सारी चीज़ें इन्हें देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ठीक। और अच्छे से तैयारी करें, एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचा है आपका, ठीक।